जून 1993 में खोपोली के पास मुंबई पुणे हाईवे पर एक सुनसान जगह पर एक छोटे बच्चे की लाश मिली। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह लाश 1 साल के लड़के की है जो कई महीनों से लापता था। मगर वो बच्चा अकेला नहीं था। 1990 से 1996 के बीच पश्चिम महाराष्ट्र के कई हिस्सों से कई मासूम बच्चे इसी तरह अचानक गायब हो गए। बाद में दूर दूर के इलाकों में उनकी लाशें मिलीं। ये बच्चे कौन थे? उनके साथ क्या हुआ? इसका जवाब 3 चालाक महिलाओं में छिपा है। एक मां अंजना बाई और उसकी 2 बेटियां रेणुका और सीमा। इन्हें द गार्विट सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। नाइनटीन 1973 में अंजना बाई अपने प्रेमी के साथ नासिक से भागकर पुणे में बस गईं, जहां उन्होंने रेणुका को जन्म दिया। लेकिन रेणुका के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके प्रेमी, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर थे, उन्हें छोड़कर चले गए। अकेले जीवित रहने के संघर्ष में अंजना बाई ने छोटी मोटी चोरियां करना शुरू किया, जो धीरे धीरे उनके लिए जीने का जरिया बन गया। कुछ समय बाद उन्होंने एक रिटायर्ड सैनिक मोहन कवित से शादी की और 1975 में उनकी दूसरी बेटी सीमा का जन्म हुआ। अंजना बाई की आपराधिक गतिविधियां अक्सर पुलिस के साथ झगड़े का कारण बनती थीं और मोहन इस जीवन से तंग आकर उन्हें छोड़कर चले गए। इस दूसरी बार के धोखे ने अंजना बाई और उनकी बेटियों के दिलों में नफरत और बदले की भावना को और गहरा कर दिया। फिर 1989 में एक बड़ा मोड़ आया। रेणुका की शादी किरण शिंदे नाम के एक दर्जी से हुई और कुछ समय बाद उसका एक बेटा हुआ। लेकिन इस नए रिश्ते के बावजूद रेणुका की चोरी की आदत पर कोई असर नहीं पड़ा। 1990 में पुणे के चतुर्श्रृंगी मंदिर में चोरी करते वक्त रेणुका रंगे हाथों पकड़ी गई। गिरफ्तारी का डर सताने लगा। तभी उसने एक चाल चली। मैं तो अपने छोटे बेटे के साथ हूं, उसने कहा। उसकी ये बात सुनकर लोग पिघल गए और उसे छोड़ दिया। यही वो पल था जिसने उन्हें एक नया तरीका सिखाया। अब उन्होंने सोचा, क्यों न चोरी करते वक्त बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए, ताकि हर बार वो आसानी से बच निकलें। जैसे जैसे साल बीतते गए, अंजना बाई की चोरियां बढ़ती ही गईं। उन्होंने अपनी बेटियों को भी चोरी के सारे गुर सिखा दिए। अब ये तिकड़ी पश्चिम महाराष्ट्र में बदनाम हो चुकी थी, खासतौर पर मेलों और त्योहारों में, जहां वे भीड़ का फायदा उठाकर भक्तों का कीमती सामान चुरा लेती थीं। चोरी करना उनके लिए मानो एक आदत बन चुका था। वे मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक में भीड़-भाड़ वाले इलाकों से 1 से 5 साल के गरीब बच्चों का अपहरण करने लगे। ये बच्चे, जिनकी परिवार अक्सर इतने कमजोर होते थे कि वो अपने लापता बच्चों की रिपोर्ट नहीं कर पाते थे, और जब शिकायतें होती थीं तो सबूतों की कमी के कारण कुछ खास नहीं हो पाता था। जुलाई 1990 में रेणुका ने सतारा से एक भिखारी के बच्चे का अपहरण किया और उसका नाम संतोष रख दिया। वो संतोष का इस्तेमाल करते हुए कई चोरियां करती रहीं। फिर अप्रैल 1991 में जब वो कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में थी तो सीमा को एक महिला का पर्स चुराते हुए पकड़ लिया गया। ध्यान भटकाने के लिए अंजना बाई ने जोर से संतोष को गिरा दिया, जिससे भीड़ का ध्यान सीमा की ओर चला गया और वो भाग गई। दुख की बात है कि संतोष गंभीर रूप से घायल हो गया। घबराहट में अंजना बाई ने उसे बिजली के पोल पर उसका सिर मारकर बेरहमी से मार डाला। फिर उन्होंने संतोष का बॉडी घटनास्थल से दूर फेंक दिया। उनका यह खौफनाक सिलसिला बाकी बच्चों के साथ भी जारी रहा। इनमें एक बच्ची थी, गौरी। जब गौरी ने रोना बंद नहीं किया तो तीनों ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक बैग में भर दिया और वो बैग एक सिनेमा हॉल में छोड़ दिया, जहां ये लोग बाद में आराम से फिल्म देखने बैठ गए। 1990 से 1996 के बीच इन 4 लोगों ने करीब 40 बच्चों का अपहरण किया
कई मासूम बच्चों को सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि उन पर कोई शक न करे। लेकिन उनका ये आतंक अक्टूबर 1996 में आखिरकार खत्म हुआ, जब मोहन गवित की 9 साल की बेटी क्रांति अचानक गायब हो गई। मोहन और उनकी नई पत्नी को शक था कि ये सब अंजना बाई और उनकी बेटियां कर रही हैं। उन्होंने क्रांति की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जैसे ही जांच शुरू हुई, अंजना बाई और उनकी बेटियां छुप गईं, लेकिन मोहन से बदला लेने का गुस्सा उनके मन में बना रहा। नवंबर 1996 में पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। उनके नासिक वाले घर की तलाशी में बच्चों के खिलौने और खून से सने कपड़े मिले, जिससे उन पर शक और गहरा गया। पूछताछ में तीनों महिलाएं खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन आखिरकार सीमा ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उन्होंने ही क्रांति का अपहरण और हत्या की थी और क्रांति के शरीर को पुणे के एक गन्ने के खेत में दफना दिया गया था। जांच में पता चला कि इन महिलाओं ने कई गंभीर अपराध किए थे। उनके एक साथी किरण ने उनके खिलाफ गवाही देने के बदले में माफी मांगी। उसकी मदद से उनके अपराधों का समय और उन जगहों के बारे में जानकारी मिली जहां उन्होंने डेड बॉडीज को फेंका था। 1997 में जब वो हिरासत में थीं, अंजना बाई बीमारी से मर गईं। दुर्भाग्य से मुकदमे से पहले ही उनकी मौत हो गई। मुकदमा चलता रहा और जून 2008 में कोल्हापुर की सत्र अदालत ने रेणुका और सीमा को 30 अपहरण और 6 हत्याओं का दोषी पाया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। यह सजा 2004 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखी और फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी फांसी की सजा को मंजूरी दे दी। आगे के सालों में दोनों बहनों ने दया की याचिकाएं लगाईं, लेकिन वो ठुकरा दी गईं। फिर 18 जनवरी 2022 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग को मान लिया। इसका कारण यह था कि उन्होंने फांसी की सजा के इंतजार में मेंटल प्रॉब्लम्स महसूस किया। भयानक अपराधों के बावजूद उन्होंने अपनी किस्मत की अनिश्चितता के चलते मेंटल इश्यूज का दावा किया। अपने आतंक के दौरान उन्होंने निर्दोष बच्चों को बेरहमी से मारा, बिना किसी पछतावे के। इससे समाज में न्याय और जवाबदेही पर बड़े सवाल उठे। बस आज की कहानी यहीं तक था। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आया होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें और हाँ, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीक एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ।